हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिन से लोग मुझे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग मैसेज कर रहे थे और कमेंट कर रहे थे कि मैम एक वीडियो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी भी बनाइए। तो मैंने सोचा कि आज उसी पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी हम लोग एसएससी हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने इंग्लिश एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के खड़ी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो या तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं। तो मेरी भी कंडीशन कुछ ऐसी ही थी। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेरे भी सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि अब मैं इंग्लिश के लिए क्या करूं। मैं काफ़ी परेशान हुई, काफ़ी सारी कोचिंग्स भी मैंने सर्च की, काफ़ी ढूंढा, बट मुझे कोई कोचिंग समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने रैंडम एक कोचिंग ज्वाइन भी कर ली थी और मैं वहाँ गई, 1 महीने मैंने पढ़ा, बट मेरा टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था कोचिंग के साथ साथ। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं खुद से ही पढ़ूँगी। जब आप डिसाइड कर लें कि आपको पढ़ना है तो सबसे बड़ा जो टास्क होता है एक डर को मिटाना। तो सबसे पहले मुझे जो मेरे मन में डर था इंग्लिश को लेकर के कि नहीं, मैं अपने आप से नहीं कर पाऊँगी, किसी कोचिंग या किसी टीचर की ही ज़रूरत है। तो जब मैंने उस डर से ओवरकम कर लिया कि नहीं, मैं इसको अपने आप भी कर सकती हूँ, तो पहले ही मेरा काम काफ़ी ईजी हो गया था। फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना एक रूटीन सेट किया, एक टाइम टेबल बनाया। टाइम वाइज नहीं, मैंने उसे टॉपिक ओरिएंटेड बनाया, टॉपिक वाइज बनाया कि जैसे एक दिन से लेकर के मेरे पास 1 महीने तक का टारगेट रहता था कि इतने टाइम में मुझे इतना कवर कर लेना है। कि लेट्स से कि एक हफ्ते में सारे एक्टिव पैसिव, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, PQRS हो गए। तो मैंने उसको टॉपिक वाइज बांट लिया था ताकि जब एक मंथ खत्म हो, आप अपने आप को एनालाइज करना चाहें, आप देखें कि आपने कितना पढ़ा है, तो आप देख पाएँ कि हाँ ये टॉपिक पूरे हो गए हैं, अभी ये बचा है। कई बार जब हम ऐसे रैंडम पढ़ने लगते हैं तो क्या होता है, जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे पूरा मंथ निकल गया और मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, क्या ही प्रिपरेशन हुई। तो इसलिए आप हमेशा टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाइए ताकि उसमें टिक लगाते जाए हाँ ये पूरा हो गया है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो 1 महीने के अंदर आप लगभग सारा सिलेबस पूरा कर लेंगे। उसको इतना ज़्यादा डीप में पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मेन आपको एक हल्का सा ओवरव्यू होना चाहिए दिमाग में कि क्या क्या है, और उसको थोड़े बहुत रूल्स वगैरह देख लीजिए, बस इस तरह से। जब एक बार आपने ये कर लिया, फिर जो सबसे बड़ी बात आती है, जो सबसे ज़रूरी होती है, वो होता है प्रैक्टिस। इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहले मैं भी इधर उधर घूमती रहती थी, मुझे समझ में नहीं आता था। फिर मैंने सोचा कि बस इसमें तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बेसिकली बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने क्या किया था, घटना चक्र आती है, उसमें सारे मतलब प्रीवियस ईयर्स का कंपाइलेशन रहता है, तो वो टॉपिक वाइज करके देते हैं। तो मैं बस वही उठा लेती थी और मैंने अपना वही टाइम टेबल बना लिया था कि मुझे अब इसमें करते रहना है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी, मिनिमम बुक्स आप जितना कम रख सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स इकट्ठा कर लेंगे, खूब सारी बुक्स हो जाएंगी, तो उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ता है, माइंड में प्रेशर आता है कि अभी ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। और मुझे नहीं लगता कि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत है। आप कोई भी एक नॉर्मल बुक ले लीजिए और कोई भी एक प्रैक्टिस के लिए बुक ले लीजिए, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें और एक से आप पढ़ सकें। मैंने प्रैक्टिस के लिए तो घटना चक्र और एमबी पब्लिकेशन की आती है बुक, वो ली थी। तो उसमें मेरा क्या था कि सबसे पहले मैंने जो लर्निंग पोर्शन था, जितना भी ईडियम्स हो गए, वन वर्ड्स हो गए, तो वो मैंने मॉर्निंग में सेट कर लिया था, क्योंकि मैं जल्दी उठती थी। तो मेरा रूटीन ये रहता था कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी। तो मैंने मॉर्निंग में 4 से 5 का टाइम लर्निंग पोर्शन के लिए रखा था कि मुझे एकदम हनुमान चालीसा की तरह उन्हें रट लेना है बिल्कुल, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता है आपके पास। और तब जो मैंने याद किया था वो ऐसी कंडीशन है कि आज भी जब मैं देखती हूँ तो मुझे मतलब याद रहते हैं। उस समय का याद किया हुआ, मैंने 2016 का पेपर दिया था, तो 16 से आज 2021 आ गया है। लेकिन ये होता है जब आप अच्छे से लर्न करते हैं उसका रिजल्ट होता है। तो लर्निंग पोर्शन के लिए तो ये हो गया। इसके अलावा फिर आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन वगैरह हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, उसमें लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ लो। तो न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं पढ़ना ये भी अपने आप में एक अलग टॉपिक है। मैं तो कहूँगी कि मुझे भी कई लोगों ने बोला था कि न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए, उससे काफ़ी सही रहता है। तो मैंने भी भाई द हिंदू मंगवा लिया। मैंने पापा से बोला कि द हिंदू लगा लेते हैं, तो मैंने लगा लिया। अब वो रोज़ पेपर आता था, वो बंडल के बंडल इकट्ठा होते गए और पूरा मंथ निकल गया, मुझसे वो पढ़ा ही नहीं जाता था। मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट ही नहीं आता था।
तो फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, ये न्यूज़पेपर तो मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, और फिर मैंने उसे बंद कर दिया मंगाना। और लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मुझे कभी भी अपनी तैयारी में ऐसा नहीं लगा कि मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है या कहीं दिक्कत आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको न्यूज़पेपर में, बाकी अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप पढ़िए, बट जिनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो ज़बरदस्ती उसे लेके बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी सबसे बढ़िया तरीका है प्रैक्टिस। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने जो किया है, मैं बस ये करती थी, मैं प्रैक्टिस करती थी। आप ये समझ लीजिए कि मैंने तो अपना कहीं पर भी सिलेबस भी ऐसे नहीं पूरा किया था कि पहले मैंने कहीं सिलेबस पूरा किया हो। मैंने तो बस डायरेक्टली प्रैक्टिस ही स्टार्ट कर दी थी, और वो मेरी इस लेवल की थी कि मुझे बस टाइम सेट था कि मुझे डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली। मैं अपनी प्रैक्टिस के साथ कोई भी कोताही नहीं करती थी, मतलब मुझे डेली प्रैक्टिस करनी होती थी। और MB एग्ज़ाम के पहले आप ये समझ लीजिए कि मैं पूरी MB 2 बार ख़त्म कर देती थी। उससे क्या होता है ना, जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो आपके माइंड में स्ट्राइक करता है कि हाँ, ये मैंने उधर पढ़ा था। SSC में काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं रिपीटेड मोड पे पूछी जाती हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट करते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लगा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो मॉक टेस्ट। आप मॉक देते रहिए। मैं ये नहीं, आप ऑनलाइन दीजिए, ऑफलाइन भी दीजिए, जैसे आप टाइमर लगा के रख दीजिए। अगर आप सेट भी सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उसको एज अ मॉक दीजिए। उसको पहले दीजिए, फिर उसके बाद उसको सही से एनालाइज कीजिए, उसे ठीक से चेक कीजिए कि आपकी क्या गलती हो गई, कहाँ पे क्या आपने गलत कर दिया। सिर्फ मॉक दे देने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप मॉक को चेक नहीं कर रहे हैं, अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा मॉक दे देने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आप मॉक दीजिए और अच्छे से उसको एनालाइज कीजिए। तो अब अगर अपनी स्ट्रेटजी को मैं समराइज करूँ, सबसे पहला, ऑप्टिमिस्टिक रहें, बिल्कुल भी डरे नहीं, अपने डर को जीतें, आप बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, कम से कम बुक्स लें और उसी को बार बार लगाएं। मिनिमाइज बुक्स और मैक्सिमाइज रिवीजन, ठीक है। और कौन कौन सी बुक्स लें, तो उसके लिए मैं आपको अपनी बुक लिस्ट बता देती हूँ जिन्हें मैंने पढ़ा। तो ये जो 3 हैं, MB पब्लिकेशंस की आती है एक, अजय कुमार सिंह की है, और दूसरी अरिहंत पब्लिकेशंस की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी, और तीसरी घटना चक्र। ये तीनों तो कंपलसरी है, मतलब मैंने ये तीनों पढ़ी हैं। बाकी अगर किसी पर्टिकुलर पोर्शन में, जैसे कुछ लोगों की एरर्स थोड़ी ज़्यादा वीक होती हैं, उन्हें दिक्कत होती है, तो उसके लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर भी अच्छी है। और वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन ल्यूइस, ये भी बहुत ही अच्छी है। इसमें वोकैब्स काफ़ी अच्छे से दी हुई हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा तीसरा हो गया न्यूज़पेपर, ये ऑप्शनल है जैसा कि मैंने आपको बताया। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, मॉक्स। आप मॉक्स ज़रूर दीजिए, वीक में कम से कम 3 मॉक दीजिए और उन्हें अच्छे से एनालाइज कीजिए। तो यही बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने इसे ही फॉलो किया और मेरे लिए वर्क भी की। आप भी इस तरह से इंग्लिश की प्रिपरेशन कीजिएगा। आई होप ये आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।